मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2019 में पूछे गए उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और अंग्रेज़ी में किया जाएगा। यानी कि उर्दू पेडागोजी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग मैं आपको हिंदी और अंग्रेज़ी में भी बताऊँगा, ताकि उर्दू पेडागोजी के सवालों को समझने में आसानी हो। आप लोगों को बता दूं कि चूंकि ये सवालात जो कि आज डिस्कस किए जाने वाले हैं सीटेट सन 2019 में पूछे जा चुके हैं, और जब सीटेट सन 2019 हुआ था ठीक उसी दिन मैंने इसकी आंसर की अपने चैनल पे अपलोड की थी। चूँकि मैंने खुद से आंसर की बनाई थी तो उसमें एक दो सवालों के जवाब मेरे ज़रिए गलत बता दिए गए थे, जिनको आज की अपनी इस वीडियो में हम सही कर लेंगे। अगर आप लोगों को उर्दू का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF को फ्री में हासिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7275549890। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुतल्लिक हो। आप क्लास 4 के टीचर हैं तो एज ए टीचर आप बच्चे को किसी टॉपिक पर फ्रीली लिखने के लिए, स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप बच्चे को फ्रीली लिखने के लिए कौन सा टॉपिक देंगे जो उसकी समाजी मसाइल यानी कि सोशल इशू से रिलेटेड हो, या फिर कौमी सालमियत यानी कि नेशनलिज्म से रिलेटेड हो, या फिर उसकी ज़ाती ज़िंदगी यानी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर माहौलियाती मसाइल यानी कि एटमॉस्फेयर के इशूज़ से रिलेटेड हो। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? बच्चे को ऐसा टॉपिक देंगे जिस पे उसको महारत हासिल हो। अभी क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा है तो क्या उसका मेंटल लेवल इतना होगा कि वो सोशल इशू या फिर कौमी सालमियत के ऊपर लिख सके? नहीं लिख पाएगा, और ना ही वो माहौलियाती मसाइल पर कुछ लिख पाएगा। अभी छोटा बच्चा है, उम्र उसकी कम है, मेंटल लेवल कम है, तो इसलिए आप बच्चे को उसकी खुद की ज़िंदगी से रिलेटेड, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टॉपिक देंगे। यानी कि ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड आप कोई मौजू देकर बच्चे को स्वतंत्र रूप से आज़ादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकते हैं। इसलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? लैंग्वेज की इनफॉर्मल ट्रेनिंग में यानी कि भाषा की अनौपचारिक प्रशिक्षण में क्या ज़बान की तजर्बागाह यानी कि भाषा प्रयोगशाला शामिल है? घर का माहौल यानी कि घर का एटमॉस्फेयर शामिल है? ज़बान का तरबियती मरकज़ यानी कि लैंग्वेज ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर, वो, या फिर स्कूल? तो गैर रस्मी आमोजिश की इनफॉर्मल ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो लैंग्वेज की इनफॉर्मल ट्रेनिंग में शामिल है घर का माहौल। अगला सवाल यह है कि तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी? आप एक टीचर हैं, आपने बच्चे को कोई कहानी पढ़ाई और आप उससे कह रहे हैं कि इस कहानी को दोबारा बयान करो। आप बच्चे में क्या चेक करना चाहते हैं? उसकी ज़हानत चेक करना चाहते हैं, उसकी समझ, उसका तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन, या फिर उसका इमला यानी कि वर्तनी स्पेलिंग। अब देखिए, अगर आपने बच्चे को कहानी पढ़ाई है और आप उसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने कहानी को किस हद तक समझा है। यानी कि कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कह के उस्ताद बच्चे की समझ चेक करना चाहता है। अगला सवाल, लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया होती है आपकी पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम, और डिस्कैलकुलिया जो होती है
वो आपकी रियाजती ख़राबी यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो लर्निंग डिसऑर्डर हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल आपके सामने। पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, बल्कि ये भी अहम है कि पढ़ना क्या होता है, रीडिंग किसे कहते हैं। क्या जो कुछ भी लिखा है सिर्फ आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, पैसेज जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण कर लेना, क्या ये पढ़ना है? जी नहीं। पढ़ने का मतलब ये है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को समझें, उसकी मीनिंग को समझें। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि मतन के मानी समझना भी अहम है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। NCF और जितनी भी ज़बान या फिर जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं वो इस बात को रिकमेंड करती हैं कि आप बच्चों को उसकी मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में पढ़ाएं। ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है? इलाकाई ज़बानों को यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो आपकी भाषाई, जो आपकी इलाकाई ज़बान है, उनको डेवलप करने के लिए ऐसा कहा जाता है, या फिर फितरी माहौल बेदार करने के लिए, स्वाभाविकता लाने के लिए कहा जाता है, या फिर बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते इसलिए कहा जाता है उनको मादरी ज़बान में पढ़ाओ, या फिर बच्चों में तख्लीकियत को यानी कि क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, हम मादरी ज़बान के इस्तेमाल करने पे ज़ोर क्यों देते हैं? इब्तिदाई दर्जात में बच्चों को जब मादरी ज़बान में पढ़ाया जाता है तो सीखने में स्वाभाविकता आती है, फितरी माहौल पैदा होता है। यानी कि अब तक बच्चा जिस लैंग्वेज के संपर्क में रहा है, घर पे उसकी मादरी ज़बान ही तो बोली जाती है। मादरी ज़बान अब तक उसने 5 या 6 साल तक सुनी और समझी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी मादरी ज़बान में ही पढ़ाना चाहिए। इससे फितरी माहौल बेदार होता है। अगला सवाल। दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चारों बयान को बारी बारी से पढ़ेंगे और कौन सा सही है उसको फाइंड आउट करेंगे। पहला जो बयान है वो ये है कि पहले जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानता। गलत बात है, क्योंकि 5 या 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो मूवीज़ वगैरह देख के, आजकल तो गेम वगैरह आ गए हैं, PUBG वगैरह खेल के थोड़ा मोड़ा अंग्रेज़ी तो जान ही जाते हैं। बैक क्या होता है, ठीक है, कम और गो, ये सब अल्फाज वो जान जाते हैं। तो इसलिए ये जो बयान है वो गलत है। दूसरा है, बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, 5 या 6 साल की उम्र में आते हैं और बहुत कुछ बच्चे जान चुके होते हैं। ठीक है, वो घर पे मादरी ज़बान के ज़रिए बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि बच्चे खाली स्लेट होते हैं, कोरे कागज़ होते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए। रटना रटाना जहाँ पे भी आए, इसके सख्त मुखालिफत करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ? बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो पहले से जान रहे होते हैं। फिल्म वगैरह देख के, टीवी वगैरह देख के, मोबाइल चला के वो बहुत सारी चीज़ें पहले से जान चुके होते हैं। यहाँ तक कि वो 1 या 2 ज़बानों के अल्फाज, मादरी ज़बान के अलावा 1 या 2 ज़बानों के अल्फाज को वो समझ भी सकते हैं। तो इसलिए चारों बयान में ये जो दूसरा बयान है कि बच्चे तजर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, सही है। अगला सवाल है कि पहली जमात की निसाब की जो किताब है, पहले जमात की ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है। ठीक है, सिलेबस की जो बुक है वो आपकी पोएम और स्टोरीज से स्टार्ट होती है और उसके बाद हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट आते हैं। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़े नज़र को अपनाया गया है? यानी कि पहले पोएम,
या फिर स्टोरी से शुरू करना और फिर बाद में बच्चों को क्या बताना, हरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट सिखाना। तो इसमें कौन सा तरीका अपनाया गया है, तो देखिए पहले कहानी या स्टोरी, उसमें आपके जो होते हैं वो पैसेजेस होते हैं, बहुत सारे शब्दों को मिला के, ठीक है, वो स्टोरी या फिर पोएम बनाई गई होती है। तो ऊपर रहते हैं और फिर स्टोरी के बाद बच्चों को हरूफ तहज्जी पढ़ाते हैं, तो फिर हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो अगर किसी भी किताब में ऐसा कहा गया है कि पहले नज़्म या फिर पहले कोई कहानी बच्चों को पढ़ा दी जाए, फिर उसके बाद में बच्चों को हरूफ तहज्जी पढ़ाई जाए, तो उस किताब में ऊपर से नीचे का जो अंदाज़ नज़र है अपनाया गया है। अगला सवाल, एक बच्चा पहली ज़बान कुदरती तौर पर डैश करता है। अब देखिए इसका जवाब मैंने बताया था नकल करता है। मेरे हिसाब से नकल करता है भी सही है, क्योंकि बच्चा जो मदर टंग है उसको क्या करता है, अनुकरण करके ही तो सीखता है, लेकिन सीटेट के मुताबिक यहाँ पे हासिल करता है सही जवाब है। एक बच्चा पहली ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है, यानी कि वो खुद मतलब इफ़र्ट डाल के नहीं सीखता है, बल्कि नेचुरली वो क्या करता है, लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो होता है, और एक बच्चा पहले ज़बान कुदरती तौर पर हासिल करता है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। इस सवाल को तो मैंने कई बार बताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल होती है 4 LSRW, और लैंग्वेज स्किल 2 किस्म की होती है। एक होती है रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल, जिसको हम लोग वसूल करने की महारत कहते हैं, और जो दूसरी होती है वो आपकी होती है तख्लीकी महारत। तो वसूल करने की महारत और तख्लीकी महारत, ये 2 किस्म की लैंग्वेज स्किल होती हैं, जिसको अंग्रेजी में रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कहा जाता है। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी हैं, तो लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल, ये आपकी रिसीप्टिव यानी कि वसूल करने की महारत हैं। इसको उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अखज़ी महारत है। तो ये दोनों जो हैं वो आपकी वसूल करने की या फिर अखज़ी महारत रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल हैं, और जो बोलना है और लिखना है वो आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल यानी कि तख्लीकी महारत है। तो यहाँ से सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इस सवाल का जवाब आपको पता हो गया। दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारत में होता है, तो सुनना और पढ़ना, इसका जो शुमार है वो वसूल करने की महारत यानी कि रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल में होता है। अगला सवाल कि उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कह कर करता है, इस तरीके कार को क्या कहा जाता है। यानी कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाना चाहता है कि एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषण किसे कहते हैं, और उसकी डिफिनीशन देने से पहले स्टूडेंट से टीचर ये कहता है कि सभी लोग अपनी एक एक क्वालिटी बताओ। अगर टीचर इस मेथड को अपना रहा है तो इस तरीके को क्या कहते हैं, क्या इसको इस्तिक़राई तरीका यानी कि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड होता क्या है पहले ये जान लीजिए। इसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल की तरफ आते हैं। दूसरा ऑप्शन है इस्तिखराजी तरीका, जिसको हम लोग निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें हम लोग पहले बच्चों को रूल बता देते हैं और उसी रूल पे बच्चों को एग्जाम्पल कराते रहते हैं। तीसरा है कुल तबई रद्द अमल तरीक़ाकार यानी कि टोटल फिजिकल टीचिंग मेथड। तो जब टीचर पहले ही बच्चों से कह रहा है कि आप अपनी अपनी एक क्वालिटी बताओ, जब बच्चे क्वालिटी बता लेते हैं तब बच्चों को बताता है कि यही क्वालिटी जो है वो एडजेक्टिव कहलाती है। तो ये टीचर क्या कर रहा है, पहले एग्जाम्पल दे रहा है फिर बता रहा है कि इसी एग्जाम्पल से रूल कैसे बना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, इस्तिक़राई तरीका यानी कि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है ये कि कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज हम लोग फॉर्मल माहौल में यानी कि फॉर्मल एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में औपचारिक वातावरण में सीखते हैं। पहली ज़बान, दूसरी ज़बान, मादरी ज़बान या फिर घर में बोली जाने वाली ज़बान। तो रस्मी माहौल में यानी कि फॉर्मल एटमॉस्फेयर में
टीचर की हेल्प से जो लैंग्वेज सीखी जाती होती है सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी ज़बान। अगला सवाल, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्यों करता है? यानी कि जब एक टीचर छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो वर्ड की टीचिंग के लिए वो क्या करता है, कोई हकीकी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे बच्चों को एप्पल पढ़ाना है तो वो सेब दिखा रहा है, ठीक है। एलिफेंट पढ़ाना है तो एलिफेंट का जो फ़ोटो है, हाथी का जो तस्वीर है वो दिखा रहा है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, या फिर ये लफ्ज़ों की सही तलफ़ुज़ यानी कि लफ्ज़ों का सही प्रोनाउंसिएशन करने में ये मददगार होते हैं, या फिर तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने यानी कि उनसे रिलेट करने और अपनी ज़बान में अदा करने में ये माविन होते हैं, या फिर नन्हे तलबा मुजर्रिद गौर व फिक्र के अहल नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में माविन होगी। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बच्चों को वास्तविक वस्तुएं देते हैं ताकि उनकी अच्छी लर्निंग हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो मैं आपको बता दूँ, सीटेट ने इस क्वेश्चन के लिए सभी स्टूडेंट को कॉमन मार्क्स दिए थे। मेरे हिसाब से यहाँ पे चौथा वाला सही है। अगला सवाल, ज़बान की दर्सियात में अदब को शामिल करना चाहिए। हम लैंग्वेज की टीचिंग में लिटरेचर को क्यों शामिल करते हैं? ये मुस्तनद ज़बान यानी कि ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग में लर्निंग का एक ज़रिया है, यानी कि ये ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग एंड लर्निंग का एक ज़रिया है दर्सियात में अदब को शामिल करना, या फिर ये तलबा को तनकीदी गौर व फिक्र का आलोचनात्मक चिंतन का मालिक बनाती है, या फिर तलबा पर निसाब का सिलेबस का बोझ कम करने में मददगार होती है, या फिर नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माविन होती है। तो हम ज़बान की दर्सियात में अदब को इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का यानी कि ऑथेंटिक लैंग्वेज की टीचिंग एंड लर्निंग का ये ज़रिया बने। पहला वाला ऑप्शन सही है। आखिरी सवाल आज का कि ज़बान की क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है। लैंग्वेज की क्लासरूम में हम बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं, अखलाकियात की तालीम होती है, इससे मोरालिटी बढ़ती है, या फिर तफरीह का दिलचस्प माखज़ है, या फिर उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है, या फिर ज़बान पूरी तौर पर एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो ज़बान की क्लासरूम में कहानी सुनाने से लैंग्वेज जो है वो पूरी तरह से एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, इसीलिए ज़बान की क्लासरूम में कहानी सुनाने की बहुत अहमियत है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है। तो सीटेट सन 2019 में पूछे गए सवालों को आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।